कृष्णानी। तो मेरा नाम है हेमंत और मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अगस्त सितंबर 2021 में जो जेईई मेन हुआ था हमारा 26 अगस्त से 1 सितंबर तक। इसमें कुछ हमारे 4 दिनों में पेपर हुए थे और लगभग 9 शिफ्ट जो थी, आई थिंक 9 शिफ्ट थी। तो इनमें जितने भी सवाल थे वो सवाल हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और उन सवालों को डिस्कस करने का तरीका, क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि पहले हम मैकेनिक्स जो है वो एक साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारे हीट और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे और एसएचएम और वेव्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऐसे ही ऑप्टिक्स और ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड करने वाले हैं, उससे हमें आइडिया रहेगा कि जेईई मेन के किसी भी एक फेज में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीसेंट ट्रेंड्स में रीसेंट क्या ट्रेंड रह रहा है, और हमें आइडिया मिलेगा कि हमें प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा जो है एम्फेसाइज करना है। अगला सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सी है। यहाँ पे क्वांटिटीज को पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। टी टाइम, एच हाइट, एस सरफेस टेंशन, थीटा एंगल, रो ए आर रेडियस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी इज वॉल्यूम, P is pressure, W work, tau torque, epsilon is permittivity, E is electric field, J is current density, L is length। तो सबसे पहले बात करते हैं V की। V का मतलब है वॉल्यूम। V का मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 8 P A रेज टू द पावर 4 बाय 8 ईटा L। देखिए ये पॉशली इक्वेशन होती है और ये आपको याद होना चाहिए कि ये वॉल्यूम फ्लो रेट को बताती है। dV बाय dt होता है ये पाई बाय 8 और आपके पास होता है P1 माइनस P2 प्रेशर का डिफरेंस इनटू A रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ईटा इनटू L। ये वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप इस सवाल को कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो ये dV बाय dt होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये V के बराबर दिया है। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया है, इसका मतलब ये गलत है और यही हमें टिक करना है। ये है हमारे पास H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। ये कैपिलरी में हाइट होती है लिक्विड की, इसका मतलब ये सही है फॉर्मूला, तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगा ही होगा। ये रूल होता है, यदि कोई फॉर्मूला हमने मैथमेटिकली डिड्यूस किया है तो डायमेंशनली करेक्ट ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। सही है ये। W इज इक्वल टू टाउ थीटा, यानी कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क की वजह से कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पे वर्क होता है ये, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ बात करें J इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल E बाय डेल T, ये फॉर्मूला जनरली हमने नहीं पढ़ा होता है, राइट। तो हमें ऐसे फॉर्मूला को एक्चुअल में वैल्यूज पुट कर करके हमें देखना होगा कि क्या हमें मिलता है रिजल्ट। डेल E का मतलब है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही होने वाला है, डिवाइडेड बाय डेल T यानी कि टाइम इंटरवल, यानी कि इसका डायमेंशन टाइम के जैसा होने वाला है। तो घबराएं नहीं कि डिफरेंशिएशन में कैसे लिखेंगे, सेम है। जो डायमेंशन किसी क्वांटिटी का है उसके डेल्टा का भी सेम डायमेंशन होने वाला है। तो आप देख पाएंगे कि ये जो है मैच होता है, ये मैच होता है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है बिकॉज हमें पॉशली इक्वेशन याद है। तो आप भी उसे याद कर लीजिए, होती है वो फ्लो रेट को बताती है, फ्लो रेट को बताती है वो, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस, उसका रेडियस पाइप का, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, इन सबको रिलेट करती है आपस में पॉशली इक्वेशन। सो पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन गलत है, वही हमें टिक करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो
तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। सवाल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। When a rubber ball is taken to a depth of dash blank space meter in deep sea, its volume decreased by 0.5%. The bulk modulus इतना है, density of sea water is इतना है, g की वैल्यू 9.8 लेना है। तो बताना है कितनी हाइट पे, कितनी डेप्थ पे उसको लेके गए होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए h डेप्थ हम उसको नीचे लेके गए हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर जो लिक्विड का होगा वो कितना होगा, रो जी एच के बराबर। और प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी ये किसके बराबर होता है, बल्क मॉड्यूलस के बराबर। तो यहां से आपको एच की वैल्यू मिल जाती है बीटा डेल्टा वी बाय वी डिवाइडेड बाय रो जी। तो ये हमें हाइट की वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू मिल जाती है। सॉल्व करेंगे इसे। आपको दिया है बीटा इज 9.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू डेल्टा वी बाय वी आपको दिया है 0.5 बाय 100। देखिए परसेंटेज में आपको दिया है, आपको सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए, तो 100 से आपको डिवाइड करना होगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ पे 100 से डिवाइड करना भूल जाते हैं। और रो की जो वैल्यू है वो है 10⁻³ और जी की वैल्यू है 9.8। 9.8 से 9.8 गया, 3 और 2 5, ये हो गया आपके 3। सो यू विल गेट 5 इंटू 10⁻², यानी कि 500 मीटर उसको नीचे ले जाया गया है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 500 के बराबर। अगले सवाल कहता है ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 40 splits into 2 equal parts. If one of the part move at 60 in the same direction, then the fractional change in kinetic energy will be x:4। ऐसा ऑलमोस्ट सेम सवाल सेम फेज में अगस्त वाले में पूछा गया था, जिसमें 1:2 रेशियो में उनका जो है विभाजन होता है, डिवाइड हो जाते हैं वो। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं मान लेता हूं मास 2m के बराबर है और वो चल रहा है कितने, 40 की स्पीड से। टूट जाता है आधे आधे टुकड़े में, m और m में। और वन ऑफ द पार्ट मूव्स एट 60, एक पार्ट जो है वो 60 से मूव कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड से। तो मैं दूसरे पार्ट का वेलोसिटी मान लेता हूं, लेट्स से v के बराबर है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से मैं कह सकता हूं, सो 2m into 40 is equals to m into 60 plus m into v। तो m आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये है आपके पास 80, ये आपके पास है 60, आपको v की वैल्यू मिल जाती है 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो आपको वेलोसिटी मिल चुका है इसका 20 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या है कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो यहां से मैं m को कॉमन ले लेता हूं, हाफ को कॉमन ले लेता हूं, और यहां मिलेगा आपको वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज 400 प्लस यहां पे मिलेगा 3600 और माइनस यहां पे हो जाएगा 2 इंटू v स्क्वायर विच इज 1600 डिवाइडेड बाय हाफ m कॉमन ले लीजिए और यहां पे आपको मिल जाएगा m के आगे क्या है 2 इंटू v स्क्वायर 1600। हाफ m से हाफ m कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिलता है यहाँ पे ये आ गया आपके पास 4000 माइनस ये आ गया 3200 डिवाइडेड बाय 3200, तो आपको मिल जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3200। 0 0 0 0 8 से गया 4 बार, 1/4 आपको आंसर मिल जाता है। सो आपसे ये कहा गया है x:4 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। A car is moving on a plane incline at 30 degree to the horizontal with an acceleration of 10 meter per second square parallel to the plane upward. A bob is suspended by a string from the roof of the car. The angle in degrees which the string makes with the vertical is. तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही होगी ये जो बॉब, ये जो स्ट्रिंग है, कितना एंगल वर्टिकल से बना रही होगी। इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है और अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं एक इंक्लाइन प्लेन बना देता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे एक कार्ड मान लेते हैं लाइक दिस। एक कार्ड है और कार्ड से एक पेंडुलम जो है इस तरीके से लगा हुआ है। ये एंगल है 30 डिग्री के बराबर।
इसका एक्सेलरेशन है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन। ये हुआ हमारा वर्टिकल, और जो पेंडुलम है वो मान लीजिए वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा के बराबर। वर्टिकल जो है, ये जो वर्टिकल है हमारा एक्चुअल वर्टिकल, उससे थीटा एंगल बना रहा है। ये जो बॉब है मैं मान लेता हूं स्ट्रिंग थीटा बना रही है एंगल। अभी थीटा कैलकुलेट करना है कैसे, कि मैं कह सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट यदि मैं बात करूं तो ये कार्ट के रेस्पेक्ट में ये जो पेंडुलम है रेस्ट में होगा और हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ इस बॉब के लिए लगानी है। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे? एक होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस लाइन के अलोंग लग रहा होगा, वर्टिकल लाइन के अलोंग, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जो है लग रहा होगा एक सूडो फोर्स m इंटू a, और एक टेंशन लग रही होगी इस तरह से टेंशन t। समझ गए? अब देखिए थोड़ा सा पेन बदल देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा सही लगे। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा टेंशन का t sin थीटा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूं। सारे फोर्सेस के कंपोनेंट मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूं, उनको सबको मैं बाद में बैलेंस कर देने वाला हूं। और देखिए बेटा, ये हमारे पास है इंक्लाइन, ये इंक्लाइन है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री के बराबर। तो ये 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। तो मैं MA के कंपोनेंट कर सकता हूं, एक कंपोनेंट आएगा MA cos 30 और एक कंपोनेंट आएगा हमारे पास MA sin 30, MA sin 30। काम हो गया। फोर्सेस के कंपोनेंट मैंने कर दिए हैं। अब मुझे इन्हें बैलेंस करना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो आपको मिलता है t cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस MA sin 30। तो यहां से मिल जाएगा mg प्लस MA/2, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो t sin थीटा आपको मिलता है इज इक्वल्स टू MA√3/2। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए इसको, जिसे sin थीटा अपॉन cos थीटा मिले, तो आपको मिलता है tan थीटा इज इक्वल्स टू MA√3/2 डिवाइडेड बाय mg प्लस A/2। m से m चला गया और यहाँ आपको मिल जाएगा a की वैल्यू जो है 10 के बराबर है, यानी कि g के बराबर ही मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 और √3/2, और यहाँ मिलेगा 10 5 15, यहाँ मिल जाएगा 15, यह आ जाएगा आपके पास 2 तो बन जाएगा 30, 30 से 3 गया, सो 1/√3 आपको मिलने वाला है tan थीटा की वैल्यू। तो आपको थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री के बराबर। सो 30 डिग्री एंगल वर्टिकल से वो बनाने वाला है, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है जी। सवाल है कुछ ऐसा, बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 0.8 √gh। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज, एयर फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? पहली बात तो मैं ये बता सकता हूं कि एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव वर्क डन करते हैं। नेगेटिव वर्क डन जो है यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ये वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि देखिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, और ये हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका वर्क डन नेगेटिव होगा। तो मैं एक बार को तो बिना आंख खोले ही, थोड़ा सा एक आंख खोल के ही मैं बता सकता हूं कि ये माइनस साइन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो वही आंसर होने वाला है। लेकिन टू बी डबल श्योर, हो सकता है कि माइनस प्रिंट नहीं हो गया हो, तो मैं इसको दोबारा कैलकुलेट भी कर लेता हूं एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहां हमारे पास रेस्ट से रिलीज किया है और h हाइट नीचे आने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 0.8 √gh। पूरे रास्ते में जो है एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नहीं पता, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू m इनटू 0.64 इनटू gh माइनस 0। तो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दिया है, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 0.32 mgh और ये बन जाएगा mgh। सो वर्क डन बाय एयर आपको मिलेगा 0.32 माइनस 1 इंटू mgh, ये कितना आ जाएगा 0.68 mgh के बराबर माइनस में। ठीक है, सो माइनस ऑफ 0.68 mgh आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सवाल ये है, रेंजेस एंड हाइट फॉर टू प्रोजेक्टाइल projected with the same initial velocity at an angle 42 degree and 48 degree with the horizontal are r1 and r2 and h1 and h2 respectively, choose the correct options।
तो हमें हाइट और रेंज के बारे में कंपेयर करवाया जा रहा है इन दोनों एंगल्स पर, 42 पे 48 पे, इनका समीशन करिए कितना आता है 90। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये थीटा है और 90 माइनस थीटा है, तो इन पर सेम हमें रेंज मिलता है। हम जानते हैं कि रेंज सेम होने वाली है, तो कौन से ऑप्शन में रेंज सेम है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो जिसका साइन थीटा ज्यादा होगा, जिसका साइन स्क्वायर थीटा ज्यादा होगा, उसके लिए हाइट ज्यादा होने वाली है। और साइन थीटा 0 से 90 में थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, थीटा जितना ज्यादा उतना साइन थीटा ज्यादा। तो भाई कह सकता हूं कि 48 डिग्री का जो हाइट है वो ज्यादा होगा, यानी h2 ज्यादा होगा h1 से। सो बी ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। या फिर आप देख भी सकते हैं यार, देखो 45 पे मैक्सिमम रेंज होता है, 42 पे जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, और 48 पे जो है वो कुछ इस तरीके से ये जाने वाला है। तो 42 पे थोड़ा सा नीचे की तरफ करके फेंका है तो कम हाइट पे जाएगा, और 48 पे फेंका है तो थोड़ा सा हायर अप जाने वाला है हमारा पार्टिकल। ये वैसे बेसिक इंट्यूशन से बता सकते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं इसको बताने के। आगे चलते हैं, सवाल करते हैं ये वाला। अ ब्लॉक ऑफ मास n slides on the wooden wedge which in turns slide backward on the horizontal surface. The acceleration of the block with respect to the wedge is, तो इस वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। मास स्मॉल m ब्लॉक का दिया है 8 kg और वेज का मास दिया है 16 kg के बराबर। अज्यूम ऑल सरफेसेस शोन इन द फिगर टू बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन एब्सेंट आपको मानना है, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा। ऐसे सवाल जेईई एडवांस जो पुराने सालों में होता था उसमें पूछे गए थे, ऐसे सवाल पूछे जाते थे, और आपकी एक्सरसाइज में भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सवाल, है ना, इस तरह के मिल जाएंगे। यदि आपने कोई कोचिंग करी है तो पक्का ये सवाल होने वाला है। देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विद रेस्पेक्ट टू वेज। विद रेस्पेक्ट टू वेज मैं कोई भी आपसे नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ एक जनरल इंट्यूशन आपका जानना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं। तो यदि मैं बात कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू वेज, इसका मतलब वेज रुक चुका है, वेज रुक चुका है। तो बताइए ब्लॉक जो है बेटा इस स्मूथ सरफेस पर कहां जा सकता है? क्या ये नीचे आ सकता है वेज को फाड़ के? नहीं। क्या ये हवा में उड़ सकता है? नहीं। क्या ये ऊपर जा सकता है? नहीं। सर स्मूथ सरफेस है, ग्रेविटी इसको नीचे ला रही होगी, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा। इससे मुझे एक इंफॉर्मेशन पता चलती है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू द वेज। तो मैं वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं इस दिशा में a के बराबर है। अब मुझे बताइए बेटा कि ये वेज जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताइए वेज किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? वेज किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट राइट या लेफ्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा है? कह सकते हैं सर ये इसको दबाएगा, ये पीछे ही जाएगा, आगे तो जा नहीं सकता है। तो वेज का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होने वाला है, मैं मान लेता हूं b के बराबर। तो मैं बेटा यहां पे लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की यदि बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना आ जाएगा आपके पास? इसको इधर ले जाइए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। इसको एक्सेलरेशन के लिए भी लिखा जा सकता है, दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो ये जो वेक्टर है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर समेशन मुझे ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देने वाला है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन होने वाले हैं, एक एक्सेलरेशन है a और दूसरा एक्सेलरेशन होने वाला है b। ये ब्लॉक के लिए मैंने एक्सेलरेशन डायग्राम बनाया है, वेज के लिए दिखा दिया एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं फोर्सेस की, कौन कौन से फोर्सेस हाँ यहाँ पे लग रहे होंगे, बिकॉज हमें एक्चुअल वैल्यूज पूछे हैं जी के टर्म्स में। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल m, और एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे mg cos थीटा cos 30, थीटा ही ले लेते हैं अभी, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे फोर्स mg sin थीटा। ठीक है, तो mg cos थीटा के आप दो कंपोनेंट कर दीजिए, mg cos थीटा के आप दो कंपोनेंट नहीं, आप b के कंपोनेंट करिए एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कैसे होंगे? ये एंगल जो है बेटा आपके पास थीटा है हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में, तो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के बीच का एंगल भी थीटा होगा, तो बन जाएगा आपके पास b cos थीटा और ये बन जाएगा आपके पास b sin थीटा। सो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा ब्लॉक है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स है नॉर्मल, इस डायरेक्शन में है mg cos थीटा, और इसका एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में कितना है a और पीछे की तरफ है b cos थीटा, सो एक्सेलरेशन इज a minus b cos थीटा, और एक एक्सेलरेशन इस तरफ है b sin थीटा ग्राउंड से देखने पर। तो मुझे इस डायरेक्शन में फोर्सेस पता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, इस डायरेक्शन में फोर्सेस पता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, तो मैं यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्या मिलने वाला है, that mg sin theta is equal to m into a minus b root 3 by 2। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, m से m चला गया, ये आ गया आपके पास 5 और ये बन जाएगा 5 is equals to a minus b root 3 by 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मिलेगी आपको यहाँ से आपको मिलेगा mg root 3 by 2 minus normal is equals to m b sin theta mb by 2, इक्वेशन नंबर 2। एक और इक्वेशन हमें चाहिए, वो हम वेज से बना सकते हैं। वेज के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस तरीके से, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन का ये है, तो मैं कह सकता हूं कि इस लाइन का वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो थीटा के बराबर होने वाला है, बिकॉज यदि दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होता है, तो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी थीटा होने वाला है। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, इस तरफ आएगा n sin थीटा, तो मैं कह सकता हूं ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स n sin थीटा है और इसका एक्सेलरेशन b के बराबर है, तो यहाँ n sin थीटा which is 1/2 is equals to मास कितना है इसका 16, मास कितना है 16 into एक्सेलरेशन कितना है इसका b के बराबर है। सो नॉर्मल की वैल्यू मिल जाती है 32b के बराबर। तो नॉर्मल की वैल्यू 32b आप यहां पे रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है, इसको आप 8 मान लीजिए, सो इट्स 40√3 minus 32b is equals to ये 4b आपको मिल जाता है, ये 32 इधर जाएगा तो ये 32 और 4 36 बन जाएगा, 36b is equals to 40√3। तो इसको आप ले जाइए नीचे, so it's 40√3 divided by 36, 4 10 9, so 10√3 by 9 आपको मिल जाती है b की वैल्यू। हमें निकालना है a निकालना है, तो ये वैल्यू को आप रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको a की वैल्यू भी मिल जाती है, that a minus b which is 10√3 by 9 into √3 by 2 is equals to 5। तो यहाँ से 2 से चला गया 5 बार और √3 3 ये आ गया आपके पास 3 टाइम्स, सो a minus 5 by 3 is equals to 5, तो बन जाएगा आपके पास 15 5 20 by 3, so 20 by 3 x a की वैल्यू आपको मिलने वाली है which is the acceleration with respect to wedge, so 20 by 3 या 2g by 3 कह सकता हूं, हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। A student determined Young's modulus of elasticity using the formula y is equals to mg l cube divided by 4b d cube delta। ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, आपको पता होगा, कमेंट में लिख के बताइए किस चीज का फॉर्मूला है ये। The value of g is taken to be 9.8 meter per second square without any significant error. His observation are as following। फिजिकल क्वांटिटी ये है, लीस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, यानी कि डेल्टा वैल्यू आपको दे रखी है, डेल्टा ए कह सकते हैं, डेल्टा एक्स कह सकते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है आपके पास ये है, यानी ये ए है। तो आपको बताना है व्हाट देन द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y कितना होगा, तो y के मेजरमेंट में कितना फ्रैक्शनल एरर होने वाला है वो हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है y is equal to mgl cube 4b d cube और ये आपके पास है डेल्टा। भैया यहाँ पे देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी है, मास, लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, डिप्रेशन, सब में ही एरर जो है हमारे पास है, यानी जी को छोड़ के हर एक क्वांटिटी में आपको एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एरर का रिलेशन लिखने वाला हूं, आप चाहे तो इसे ln लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता हूं बिकॉज मैं शुरू से ऐसे ही सिखाता हूं बच्चों को। सो डेल्टा वाई, बिकॉज में एक स्टेप कम हो जाती है, डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल प्लस
डेल्टा बी बाय बी इंटू प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। जो भी पावर है उसको आगे लगाते चलिए मल्टीप्लीकेशन में, और जब मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो आप उनको ऐड करते जाइए, प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा बाय डेल्टा। अब देखिए बेटा, डेल्टा एम यानी कि लीस्ट काउंट इन द मेजरमेंट इन द इंस्ट्रूमेंट विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ मास। तो भाई मास को मेजर करते समय जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 1 ग्राम, तो यहाँ पे 1 ग्राम लिखूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास है 2 kg, तो इसको 2000 लिख सकता हूँ। मैं सबको सेम यूनिट में रखूंगा तो यूनिट लेस हो जाएगा, वही हमारा एम है, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इज 1 मिलीमीटर और ये आपके पास है 1 मीटर, सो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय एल, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर यानी 1000 मिलीमीटर, 1000, प्लस डेल्टा बी बाय बी की बात करें, डेल्टा बी बाय बी 0.1 mm और ये 4 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ mm में, और इसको मैं 40 लिख सकता हूँ, तो 1/400 हो जाएगा, 1/400, प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, ये आपके पास है 1/100 और ये आ जाएगा आपके पास 4, सो 1/100 और ये 4, 1/400 प्लस डेल्टा डेल्टा which is 0.01 divided by 5 which is 1/500। अब भाई ये आपको करना है सॉल्व, तो आप यहाँ पे LCM ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा LCM 2000, तो ये बन जाएगा 1, 6, 5, 5, 15, 4। तो आपको यहाँ पे आंसर जो मिलने वाला है वो है 15 और 4 19, 24, 36 और 31, सो 31 डिवाइडेड बाय 2000, 2 से उड़ा दीजिए इसे, 15.5 और नीचे 3 0, 1 2 3, तो 0.0155 जो है आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा बिकॉज ये फ्रैक्शनल एरर है, 0.0155, 0.0155 बी ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर सकते हैं बड़े आराम से।